मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में हरिशंकर परसाई का यह कथन एकदम सटीक है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों ने ऐसे काम किए हैं, ऐसे स्तरहीन बयान दिए हैं, जिसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है, थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए। सत्ता में आज की पहली कुंजी नेताओं के इसी भाषाई आचरण पर है, जिसमें मां और बहन दोनों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। उन पर स्तरहीन और भद्दी बातें कही गई हैं। इसीलिए सत्ता में आज हम सबसे पहले मां बहन के अपमान वाली राजनीतिक कुंजी खोलेंगे और आपको सत्ता का एक मर्यादा मीटर भी दिखाएंगे, जिससे तय होगा कि नेताओं की मर्यादा लांघने की स्पीड क्या है और वो किस स्तर की राजनीति करते हैं। इसके लिए हमने ये मर्यादा मीटर बनाया है। इसमें हमने कुछ इंडिकेटर तय किए हैं, जिसमें संयमित भाषा, कटाक्ष वाली चुटकी, तीखे हमले वाले प्रहार, निजी हमले करके अपमान करना और भाषा की मर्यादा तोड़कर पाताल लोक पहुंचने वाली राजनीति, ये सब है। लेकिन पहले सबसे वायरल बयान और वीडियो की बात करते हैं। पिछले 48 घंटे से एक वीडियो और एक बयान काफी वायरल हो रहा है। एआई से बना ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का है, जिसका बिहार कांग्रेस ने संवेदनहीन तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसकी काफी आलोचना हो रही है। एक स्तरहीन बयान यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से आया है, वो भी प्रियंका गांधी के ऊपर, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को शूर्पणखा बताया है। पहले उस एआई वीडियो की बात करते हैं, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया है। बिहार कांग्रेस ने कल सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। 36 सेकंड के इस एआई जेनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर ये कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश है कि पीएम मोदी अपनी मां का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी इस वीडियो से काफी गुस्से में है। वो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं। हालांकि मां वाली इस बहस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया और पंडित नेहरू की एंट्री करा दी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू की एक तस्वीर पोस्ट की और ये लिखा कि एडविना के मोह पाश में जकड़े नेहरू ने भारत की धरती, अस्मिता और भविष्य को बार बार दांव पर लगाया। यानी बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए कहे गए अपशब्द धीरे धीरे एआई वीडियो और जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच चुके हैं। ये तब है जब अभी बिहार का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस को पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जेनरेटेड वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय, ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं। Where is the disrespect shown to his late mother? Show me one word. It's the duty of parents and their right to educate their children. She's only educating her child. Now, if the child thinks it's disrespectful towards him, I mean, it's his headache, not mine, not yours. इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। तो ये माँ का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है, और इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्र का महीना है, एक अच्छा संदेश जाए, और कांग्रेस ने अच्छा संदेश देने का एक प्रयास किया। किसी की माँ को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त। जब प्रधानमंत्री नोटबंदी में अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकली, जो खुद ही कर रहा है, तो होगा नहीं भाई। माँ की गाली, आप सोनिया जी को गाली भद्दी से भद्दी दी, मेरे को भाजपा के विधायकों ने गालियां दी विधानसभा में, तो मेरी माँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की माँ है। और बिहार बंद किया गया, कितनी माँ को रुलाया गया, और औरों की माँ नहीं होती। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए,
गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। कभी डीएनए को गाली देना, कभी बिहारी को गाली देना, कभी लड़की विरोधी है, औरत विरोधी है कहना। पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस एआई वीडियो का इस्तेमाल हुआ है वो इस विवाद के केंद्र में है। पीएम की मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उनकी मां का वीडियो बनाकर पीएम मोदी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने से बीजेपी क्रोधित है। वैसे मर्यादा तोड़ने की ये राजनीति एक तरफा नहीं है। बीजेपी नेता भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघने में पीछे नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बेहद स्तरहीन बातें कही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की हंसी का मजाक उड़ाते हुए उनकी तुलना रावण की बहन सूर्पनखा से की है। एक बार वो बयान भी सुन लीजिए। कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। दरअसल जब बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था तो पीएम मोदी इसकी चर्चा करते हुए भावुक हो गए थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था और मजाक भी उड़ाया था। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इसी बात से नाराज थे और उन्होंने प्रियंका पर हमला करते हुए भाषा की गिरावट का एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। एक बार सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी खोखली है, इसीलिए वो ऐसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, ये काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं लोग। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए। मौजूदा राजनीति में भाषा का स्तर ऐसा गिर चुका है कि अगर शब्दकोश में इन शब्दों को ढूंढा जाए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। देश में अब बहस मुद्दों पर कम और व्यक्तिगत कटाक्षों पर अधिक केंद्रित है। नेता अब नाम, शक्ल, सूरत, निजी जीवन पर टिप्पणियां करके अपना वर्चस्व जताने लगे हैं। मंच पर मर्यादा और शालीनता का तो नामो निशान ही नहीं है। हर भाषण जैसे कीचड़ उछाल प्रतियोगिता बन गया है और हर नेता इस प्रतियोगिता को जीतने में लगा हुआ है। इसीलिए मर्यादा मीटर में हम इस तरह की भाषा को ना संयम कह सकते हैं, ना चुटकी और ना ही प्रहार, बल्कि ये पूरी तरह से अपमानजनक निजी हमले की श्रेणी में आता है। इसीलिए सत्ता के मर्यादा मीटर में कांग्रेस का सोशल मीडिया पोस्ट और यूपी के मंत्री का बयान अपमान और मर्यादा का हनन कहलाएगा। सत्ता में अब अगली खबर फुल टाइम एक्ट्रेस से पार्ट टाइम सांसद बनी कंगना रनौत की, जिनके लिए अपने ही बयानों पर माफी मांगना और शर्मिंदा होना एक नया फैशन बन गया है। कंगना रनौत के फिल्मी डायलॉग्स पर 70 mm के पर्दे पर भले ही तालियां बजती हों, लेकिन राजनीति में उनके डायलॉग फिलहाल उनके लिए मुसीबत ही लेकर आए हैं। इन्हीं में से एक है कंगना रनौत का 100 रुपए वाला वो ट्वीट जो 5 साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तब ये ट्वीट उन्होंने 73 वर्ष की एक बुजुर्ग दादी पर किया था। आज उसी ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसद मैडम की क्लास लगा दी और उनकी राहत मांगने वाली याचिका को खारिज भी कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने कंगना रनौत को आज क्यों सुनाया और क्या सुनाया, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंगना ने ऐसा क्या लिखा था 5 साल बाद भी, जिसकी वजह से अपने उस डायलॉग को लेकर वो मुश्किल में है। असल में 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें कंगना ने आंदोलन पर बैठी 73 वर्ष की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर एक ट्वीट किया था। तब कंगना रनौत ने एक वकील के पोस्ट को रीपोस्ट किया था, जिसमें महिंदर कौर को शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी बताया गया था। इस पर कंगना ने लिखा था वो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। वैसे तो अब ये पोस्ट कंगना के एक्स अकाउंट से डिलीट हो चुका है, लेकिन आज के दौर में पोस्ट भले ही डिलीट हो जाए, उसके स्क्रीनशॉट आपका पीछा नहीं छोड़ते। तब कंगना ने लिखा था कि ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। कंगना रनौत को लगा था कि उनके फिल्मी डायलॉग की तरह जनता इस संवाद को भी पसंद करेगी और बात यूं ही निकल जाएगी, लेकिन यह कंगना की गलतफहमी थी, क्योंकि 5 साल बाद आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और यहां भी कंगना को जोर का झटका जोर से लगा है। इस ट्वीट को लेकर कंगना को जो समन जारी हुआ था, उसी में राहत पाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंगना ने मांग की थी कि उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन आज कंगना की ये याचिका अदालत ने खारिज कर दी और जो कहा आप वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इस ट्वीट के साथ अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना से कहा कि आपने तो इसमें मसाला डाल दिया, अब आप अपनी इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के इस ट्वीट पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इससे ट्रायल पर असर पड़ सकता है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंगना रनौत ने मानहानि केस को रद्द करने वाली याचिका वापस ले ली। मतलब ये कि कंगना रनौत के लिए इस मामले में मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कंगना रनौत इस मामले में कैसे कोर्ट के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं और तारीख पर तारीख में उलझी हुई हैं। कंगना रनौत ने 2020 में किसान आंदोलन में शामिल 73 वर्ष की महिंदर कौर पर टिप्पणी की थी, जो बठिंडा के बहादुरगढ़ में रहती हैं। तब कंगना रनौत ने महिंदर कौर की तस्वीर पर कमेंट किया था और ये लिखा था कि ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना ने जिस पोस्ट को रीट्वीट किया था, उसमें महिंदर कौर को शाहीन बाग की बिल्किस दादी बताया गया था। इसके जवाब में महिंदर कौर ने जनवरी 2021 में कंगना पर मानहानि का केस कर दिया था। उनकी याचिका पर 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, लेकिन तब हाईकोर्ट ने कंगना की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब कंगना सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। वैसे आपको याद होगा 2024 में भी यह खबर आई थी कि कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। दावा है कि उस थप्पड़ का कनेक्शन भी कंगना के इसी ट्वीट से था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। उनकी इस टिप्पणी से नाराज होकर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर न सिर्फ कंगना को थप्पड़ जड़ा था, बल्कि इसका कारण भी बताया था। तब महिला कर्मचारी ने कहा था कि जिस धरने को लेकर कंगना ने ये टिप्पणी की थी, उसमें उनकी मां भी शामिल थी। वैसे बात 5 साल पुरानी हो या अभी की, कंगना पहले भी कंट्रोवर्सी क्वीन थी और आज भी उन्होंने अपने इस टाइटल को बरकरार रखा है। जब से वो बीजेपी की सांसद बनी हैं, कई बार अपनी ही पार्टी के लिए अपने बयानों से मुसीबतों का रिचार्ज वो कराती रहती हैं। हम आपको कंगना रनौत के वो डायलॉग भी दिखाते हैं राजनीति में, जिन पर भरपूर क्लेश हो चुका है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ी राजनीति हुई थी। और ऐसे ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, लेकिन आज़ादी नहीं।
कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कंगना रनौत राजनीति में बिना सोचे समझे बोलने और बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए ही आई हैं। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज देखी जाए तो सत्ता के कई एपिसोड इसके लिए कम पड़ जाएंगे। इसीलिए कंगना के एपिसोड को छोटा सा विराम देते हैं और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस किसी प्रदर्शनकारी की पीट कर जान कैसे ले सकती है। ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब यूपी पुलिस की पिटाई में मरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता हो। सही सुना आपने, यूपी के गाजीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीर उसी प्रदर्शन की है। इस तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय भी दिख रहे हैं। ये दिव्यांग थे। पुलिस की पिटाई से इनकी मौत हो चुकी है। अब ये मामला यूपी में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी वाले आरोप लगा रहे हैं। यूपी सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि यूपी पुलिस ने कैसे प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता की जान ले ली। आपको प्रदर्शन वाली एक तस्वीर के जरिए ये पूरी कहानी आइए समझाते हैं। कैसे 9 सितंबर को देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने लाइट बंद की, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय घायल हुए और आज उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता गांव की समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने ये लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता नौनहरा थाना परिसर में धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात 1:30 बजे पुलिस ने लाइट बंद कर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय की आज सुबह मौत हो गई। ये मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद कार्रवाई भी हुई है। थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। 6 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। अब पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, जिसके बाद पूरा सच सामने आएगा। मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से लोग बहुत आक्रोशित हैं। यूपी पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाए थे, जमीन पर गिर गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। किसी तरह वो अपने घर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बच पाई। आप सुनिए इस पूरे मामले में पीड़ितों की पीड़ा क्या है और पुलिस क्या दलील दे रही है। हम लोग धरना पर बैठे, हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को SO नौनहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग को किया। गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही है? संख्या हमको लोग 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, SO थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी। उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। पलटे काला हो गया मार के, सिपाही नहीं मारने थाना जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए। गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा करता भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष हो गए। 16 वर्ष जी। दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस का काम क्या होता है और पुलिस क्या कर रही है। एनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध यूपी पुलिस की चर्चा अब लाठी चार्ज को लेकर भी पूरे देश में हो रही है।
सवाल यूपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता ये व्यंग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है। अब सत्ताधारी दल के अपने लोग भी इसके शिकार होने लगे हैं। थोड़ी देर पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में कैसे यूपी की सरकार घिर चुकी है, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर थाने में मार रही है। इसका मतलब समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग। खानापूर्ति की गई है, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अरे ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला है, हत्या हुई है, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजना चाहिए। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। जो आज प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज चरम पर है, अराजकता की शिकार बन चुकी है, उसी की देन है कि कहीं अधिकारी रोना रो रहे हैं तो कहीं सत्ता पक्ष के भी कार्यकर्ता मौत के शिकार थाने में बन रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं एक और विवाद की। ये विवाद संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मनुस्मृति से जुड़ा है। TV9 के खास शो में राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। राम भद्राचार्य से जब ये कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अकेले संविधान निर्माता नहीं है, 100 लोगों की कमेटी ने मिलकर संविधान बनाया था। आप सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिल के बनाया था, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ मान ले, आप जाके देखिए 100 लोगों की 100 लोगों की कमेटी थी नहीं। वो सुनिए, मुझे दुख की बात का है, फिर कह रहा हूँ, यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। देश की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अब उनके नाम का इस्तेमाल दलित वोट हासिल करने के टूल के तौर पर किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के बयानों पर राजनीतिक पारा तो हाई होना ही था। TV9 के ही कार्यक्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राम भद्राचार्य देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। आप सुनिए कैसे नया सियासी कलेश शुरू हो गया है। ये बेचारे अंधे हैं। अंधे होने से पढ़े लिखे होना तो उम्मीद नहीं कर सकता, और इसीलिए ये बेचारे ऐसी तरह की बातें करते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा किताब लिखी है, 28 वॉल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी में पब्लिश किए। तो अंग्रेजी वो वॉल्यूम जरा पढ़ ले तो बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान थे वो उनको पता चलेगा। दैट्स मीन दैट पीपल जो बोल रहे हैं संविधान विरोधी, ये बोलने का मतलब तो यही साबित होता है कि ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब के अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मान रहे, तो हम तो इसको बहस भी नहीं मानेंगे। इस तरह जो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है, जो संविधान के अगेंस्ट है वो देश के खिलाफ है, यानी ये स्टेटमेंट देशद्रोही है।
मैं कहूँगा कि अकल के भी अंधे हैं और संविधान का निरादर कर रहे हैं, आरक्षण का अपमान कर रहे हैं, खुद जगत गुरु बने हुए हैं। आरक्षण से ही तो बने हैं। एक विशेष जाति और घर में पैदा होने के कारण ही जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। कोई चुनाव हुआ है, कोई वोटिंग हुई है इनके लिए जो जगत गुरु कहते हैं? खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे के हिस्सेदारी और न्याय के विरुद्ध में खड़े हैं। जब वो अम्बेडकर को नहीं मानेंगे तो हमारा समाज इनको नहीं मानेंगे। कुछ लोग कुंठित सोच के होते हैं, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, दूसरों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार की फिजूल दकियानुसी विचार रखते हैं। रही बात, अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मनुस्मृति ही नहीं, बल्कि संत प्रेमानंद पर भी रामभद्राचार्य की टिप्पणी की चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है। आप सुनिए उन्होंने मूर्ख पुत्र वाले कटाक्ष से कैसे एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने ये कहा था, जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो। रामभद्राचार्य के संत प्रेमानंद पर दिए बयान पर भी बहस हो रही है, विरोध हो रहा है, रामभद्राचार्य की आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य को ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के लिए विशेष हैं, लेकिन एक बात और समझ लें कि ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञानवान होना अच्छी बात है, अहंकारवान होना अच्छी बात नहीं है। और ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान के मद में किसी को छोटा न समझे। रामभद्राचार्य जी, आप जगतगुरु बन बैठे हैं, आपको ज्ञान का अहंकार हो गया है। आप प्रेमानंद महाराज जी जैसे दिव्य संत के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे, उन्होंने तो संपूर्ण विश्व के सनातनी युवाओं को राधा नाम की तरफ जोड़ा है, उनको संस्कार दिए हैं, उनको बताया है कि माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ऐसे दिव्य संत के बारे में आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने जो हमारे प्रेमानंद जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, मूर्ख बोला है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। आप इतने बड़े संत होकर के अगर ऐसा कृत्य करेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो जो विधर्मी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि संत आपस में लड़ रहे हैं तो अब सनातन संकट में है, और वो अपना हाथ सेकने की कोशिश करेंगे। रामभद्राचार्य जी, आप बहुत बड़े संत हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये ब्रजवासियों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ये शब्द जो आपने बोले हैं। और अब सेहत वाली सत्ता से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प खबर। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई कंपनी अच्छा काम करने पर अपने कर्मचारियों को इनाम या बोनस देती है, लेकिन कोई कंपनी वजन कम करने पर अपने कर्मचारियों को लाखों रुपए का इनाम दे, ऐसा शायद पहले नहीं सुना होगा। लेकिन अब चीन में फिटनेस वाला ये नया बोनस प्लान शुरू किया गया है, जिसका सीधा सा फंडा है वजन घटाओ और लाखों रुपए का इनाम पाओ। अपने कर्मचारियों के लिए चीन की एक टेक कंपनी ने यह अनोखा चैलेंज रखा है, जिसका मकसद लोगों को अच्छी सेहत के लिए मोटिवेट करना है। इस फिटनेस चैलेंज में कंपनी का कोई भी कर्मचारी हिस्सा ले सकता है। कंपनी ने इसे मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज का एक नाम दिया है, जिसमें कर्मचारियों को 90 दिन में वजन कम करने का चैलेंज दिया जाता है। आधा किलो वजन घटाने पर 500 युआन यानी करीब 6200 रुपए का इनाम मिलता है। इस चैलेंज का एक दिलचस्प नियम यह भी है कि वजन दोबारा बढ़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आधा किलो वजन बढ़ने पर जुर्माना 800 युआन यानी करीब 10,000 रुपए होगा। हालांकि अब तक किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी लगातार फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनकी सेहत तो सुधर ही रही है, लाखों रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। अब तक कंपनी के 99 कर्मचारियों ने इस वेट लॉस चैलेंज में इनाम जीते हैं। कंपनी अब तक 1 करोड़ 23 लाख रुपए इनाम में दे भी चुकी है।
इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले कर्मचारी ने तो 90 दिन में 20 किलो वजन कम कर दिया, जिसके बदले में उसे वेट लॉस चैंपियन के खिताब के साथ करीब 2.5 लाख रुपए का इनाम मिला। इसके अलावा भी कई कर्मचारियों ने लाखों रुपए जीते हैं। कंपनी का कहना है कि उसका ये वेट लॉस चैलेंज चीन के वेट मैनेजमेंट ईयर अभियान से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष चीन सरकार ने मोटापे की समस्या को कम करने के लिए 3 साल का ये विशेष अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद बढ़ते मोटापे को रोकना और फिटनेस को बढ़ावा देना है, क्योंकि चीन में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 40 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं। 2030 तक चीन की 65% आबादी मोटापे से जूझ रही होगी। 19 वर्ष से कम उम्र के करीब 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे भी मोटापे की समस्या से प्रभावित होंगे।